नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय उपस्थित हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में, साथ ही साथ राष्ट्रीय हेल्थ के बारे में कि आखिर उनका विकास किस तरह से हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर किस तरह से आरोग्य भारती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सर, हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय ने एक बात कही थी एक कार्यक्रम के दौरान, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। आखिर हम आपसे समझना चाहेंगे कि वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम क्या है। कोरोना काल में यह ध्यान में आया कि पूरे देश में एक समान बीमारी थी और यह बीमारी केवल देश में ही नहीं थी तो पूरे वैश्विक स्तर पर थी। उसके लिए कोई दवा भी नहीं थी, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो एडवाइजरी जारी की थी कि घर में उपलब्ध सामान्य वस्तुओं से आयुष काढ़ा बनाना, फिर कुछ स्वस्थ रहने के लिए सुझाव दिए थे। घर में बना हुआ ताजा भोजन करना, कुछ न कुछ व्यायाम करें, गर्म जल का सेवन करें, प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, नाक में 2 बूंद तेल डालें, आवश्यकता हो तो भाप लें। लोगों ने उनका पालन किया और उसका प्रभाव हुआ कि लोग बीमार नहीं पड़े और जो पड़े तो वे ठीक भी होते चले गए। इसमें और एक चीज थी, सकारात्मक चिंतन, जिसको रोगी बोलते थे। हमने अपना मनोबल बना के रखा, इसलिए हम स्वस्थ हो गए। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डॉक्टर्स नहीं थे वहां समस्या हो गई कि डॉक्टर नहीं है, वो क्या करेंगे। तब यह विषय ध्यान में आया कि हमको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स का अधिकाधिक प्रचार करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। भारत की का विस्तृत क्षेत्र है, जलवायु बहुत वेरी करती है। उत्तर में ठंड अधिक है तो दक्षिण में टेम्परेचर वेरिएशन होता नहीं, पश्चिम में गर्मी अधिक है तो पूर्वांचल में उमस अधिक है, बीच के क्षेत्र में 6 ऋतुएं होती हैं। तो इस कारण से ग्राउंड वाटर भी अलग अलग है, प्राकृतिक जल संसाधन भी अलग हैं, फूड हैबिट्स भी अलग अलग हैं, और जो आसपास उपलब्ध औषधीय पौधे हैं वे भी अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज आयुर्वेद में कही गई है कि व्यक्ति जहां रहता है उसके 100 किलोमीटर के रेंज में जो पैदा होता है उस क्षेत्र के निवासियों के लिए वह पर्याप्त है। और इसलिए हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का प्रचार करके हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, एक बात। दूसरा, छोटे छोटे रोगों के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, अन्य दूसरे चिकित्सक भी सहयोगी भूमिका में रहते हैं, काम कर सकते हैं। फिर मेडिकल कॉस्ट आज बहुत अधिक है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी परिवार का एक सदस्य रोगी हो गया और ठीक होने के बाद अनुभव में आता है कि लगभग 40% परिवार ऐसे हैं कि जो ठीक होने के बाद बिलो पॉवर्टी लेवल में चले जाते हैं। यह भी एक पहलू था कि अधिक लोग बीमार हो जाएंगे तो गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो कम होना यह भी एक कारण था। इसलिए ये चर्चा में अधिक आया कि यह कार्य जितनी शीघ्र हो जाएगा उतना ही लाभकारी होगा। जी सर, एक बात हम जानना चाहेंगे कि आप आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं आरोग्य भारती के, तो इसमें आरोग्य भारती का इस वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम में क्या भूमिका है। दो बिंदुओं में समझना पड़ेगा।
एक तो आरोग्य भारती स्वयं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ही काम करती है, अर्थात आयुर्वेद में उसको बोला स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। जी। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना चिकित्सक का पहला कर्तव्य है। जी। इसको ध्यान में लेकर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आरोग्य भारती पूरे देश में काम करती है। जी। और समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है। इसको आधार लेकर ग्रामीण जनजीवन, नगरीय जनजीवन, पुरुष महिला, आयु वर्ग, मेडिकल नॉन मेडिकल, सभी को साथ लेकर 24 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। जी। उनके हम प्रकल्प तैयार करते हैं, मॉड्यूल तैयार करते हैं। जी। चूंकि कोरोना में इसी तरह के विषय सबके सामने आ रहे थे, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के, तो हमारी थीम के साथ तालमेल बैठने के कारण से, मैच करने के कारण पूरे देश भर के सब कार्यकर्ता इस काम में सहज रीति में लग गए अपने अपने क्षेत्र में, कि हम कैसे इन विषयों का अधिकाधिक प्रचार कर सकें, लोगों को मार्गदर्शन कर सकें, मनोबल बढ़ा सकें, और इसलिए यह काम चालू हो गया। जी। लेकिन सरकार बहुत पहले से इसके बारे में सोच रही थी। आरोग्य भारती के काम को 20 वर्ष हो गए। तो 2014 में भी हमने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक ड्राफ्ट दिया था। जी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या रहनी चाहिए। जी। सौभाग्य से 2017 में जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रकाशित हुई तो हमने देखा कि हमारे 80% सुझाव उसमें समाहित हो गए। जी। उसमें एक बिंदु उस समय भी था कि पूरे देश में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, जिसका ही एक कॉमन लैंग्वेज में एक विषय आ गया, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। जी। इसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का मुख्य रोल है। ये मुख्य रोल होने के कारण से आरोग्य भारती के साथ मैच कर गया और इसमें रोल चला। जी। एक काम और मैं सूचना देना चाहूंगा। जी। क्योंकि पॉलिसी बनाना है तो सामान्य व्यक्तियों से पॉलिसी नहीं बनती। जी। एक्सपर्ट लोग चाहिए। जी। भारत सरकार के नीति आयोग ने प्लूरोपैथ, एक से अधिक चिकित्सा पद्धतियों का जिन्होंने अध्ययन किया है, उनकी एक टीम बनाई है। एक टास्क फोर्स है, उनकी 4 अलग अलग टीमें हैं। जी। जो 4 विषयों पर काम कर रही है कि अगर इन सबको मिला देंगे तो मेडिकल एजुकेशन अगर होगी तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे, पब्लिक हेल्थ में कैसे जाएंगे, ऐसे 4 अलग अलग विषय। चूंकि बहुत सारे कार्यकर्ता जो आरोग्य भारती से जुड़े हैं अपने अपने गुणों के कारण उस टीम में आ गए। जी। और ऑफिशियली आरोग्य भारती के 2 कार्यकर्ता उसमें हैं। जी। चूंकि उसी क्षेत्र में काम करता है। बिल्कुल। फिर हमने भी कोरोना कालखंड में ऑनलाइन एक 100 लोगों की सूची बनाई उसी तरह की, 4 अलग अलग विभाग की उसी तरह से, डे टू डे चर्चा की, विदेशों के मॉडल का अध्ययन किया और उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया। तो 24 जनवरी 2021 को भारत सरकार के नीति आयोग को वो हमने भेजा। तो आरोग्य भारती का रोल इतना ही है कि समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा करके उनके सुझाव के अनुसार एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और वो भेजा है। एक सवाल और आता है सर, जब बात स्वास्थ्य की होती है और ग्रामीण स्वास्थ्य की होती है तो वहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं होती। यह जो आपकी आरोग्य भारती एक संगठन है और वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम जो है, क्या दोनों मिलकर एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतरी तरीके से मुहैया करा सकते हैं? ऐसा कुछ बन सकता है? इसको समझने के लिए जी हमको समझना पड़ेगा कि ग्रामीण स्तर पर आरोग्य भारती में एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको हम बोलते हैं आरोग्य मित्र। जी। आरोग्य मित्र गांव का स्थानीय युवक या युवती ऐसे होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। थोड़ा शरीर की रचना के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में, योग के बारे में, ऐसे सब प्रकार से जानकारी देते हैं उनको। कैसे बोलना है, टीम कैसे बनाना है
और उनको बताते ये काम सेवा के भाव से करना है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है। स्वयं स्वस्थ रहना, अपने परिवार को स्वस्थ रखना और समाज के अलग अलग घटकों को मोटिवेशन देकर स्वस्थ रखना। विद्यालय है तो बच्चों को विद्यालय में प्रबोधन करना, महिलाएं हैं उनको घरेलू उपचार बताना, प्रबुद्धजन है पर्यावरण के बारे में बताना, युवा है तो सेवा के लिए बताना, काम करने के लिए बताना, योग व्यायाम के लिए बताना। तो आरोग्य मित्र काम कर रहे हैं जी। लगभग 20,000 आरोग्य मित्र आरोग्य भारती के पास अभी हैं, लेकिन अकेले आरोग्य भारती नहीं है, तो वनवासी कल्याण आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है, एकल विद्यालय है, राष्ट्रीय सेवा भारती है, उनके भी आरोग्य मित्र हैं। उन सबको मिलाएंगे तो ये संख्या मुझे लगता है 50-55 हजार से भी ज्यादा जाएगी। सभी अलग अलग क्षेत्रों में। इतने बड़े देश में जहां पर 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो इसमें क्या इतने जो आरोग्य मित्र हैं हमारे हिसाब से क्या कम नहीं लगते? अभी और जरूरत नहीं है? आवश्यकता तो है जी, लेकिन संगठन की रचना धीमे धीमे विकसित हो रही है और इसीलिए जैसे जैसे व्यक्ति तैयार होते जाते हैं अपने अपने स्थान पर काम करते जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वनवासी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, उनको हमने फोकस किया है। जैसा मैंने कहा कि अकेले हम ही काम नहीं करते, अन्य संगठन भी काम कर रहे हैं, तो उनका जो नेटवर्क है वो हमसे भी ज्यादा है। तो उनकी संख्या जो मैंने 50-55 हजार बताई है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनका ये मुख्य काम नहीं है, उनके और दूसरे मुख्य काम है। ये एक काम है, हमारे लिए ये मुख्य काम है। अब जो आपका पहला वाला प्रश्न था कि वो कैसे जुड़ता है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम से जी, तो हमारा भी मानना है और माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वास्थ्य को टोटलिटी में देखना चाहिए, संपूर्णता में देखना चाहिए, कि उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है और रोग निदान भी है। सरकारी तंत्र में भी ANMs होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं जी, उनको ये काम करने के लिए मानदेय तो मिलता है, उनको बताया जाता है जी, लेकिन हमारे जो उनको प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं वो खुद नहीं जानते कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है। वो समझते हैं ये दवा दे दो, ये इंजेक्शन ले लो, इसको PHC तक ले आओ, उनको इस तरह के छोटे छोटे काम बताते हैं। हमको जहां उपलब्ध हो जाते हैं वहां उनको ये आरोग्य मित्र का भी प्रशिक्षण सेवा के रूप में दे देते हैं। बहुत सारे राज्यों में और स्थानों पर चल रहा है ये। सरकार को भी बताते हैं, कुछ कुछ करते भी है, लेकिन वहां की कठिनाई क्या है कि जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें ब्यूरोक्रेट्स है, उनको लगता है ये मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर ही डॉक्टर है, बाकी सब बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने पाठ्यक्रम में कभी पढ़ा नहीं तो उसको मालूम ही नहीं, मालूम नहीं होता तो वो बता भी नहीं सकता। बिल्कुल। अभी लोगों में जागरूकता, अभी उन प्रशासनिक तंत्र में भी थोड़ी जागरूकता आना शुरू हुई है जी, कि यह भी एक विषय है, और इसीलिए आयुर्वेद, होम्योपैथी इसका सहारा लिया है। चूंकि आरोग्य भारती में सभी प्रकार के चिकित्सक भी हैं और स्वास्थ्य में रुचि लेने वाले व्यक्ति भी हैं, इसलिए हम इसको, हमारा प्रमुख काम भी है, तो इसको डील कर ले जाते हैं। तो वन हेल्थ वन सिस्टम में जब हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे और समाज में एक बड़ा नेटवर्क आएगा सरकारी तंत्र के माध्यम से और सामाजिक तंत्र के माध्यम से, तो ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत इसका लाभ मिलेगा जी। एक चीज और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आपने आरोग्य मित्र की बात कही है और उनके लिए कुछ भी मानदेय निर्धारित नहीं होता ये आरोग्य भारती की तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सरकार से कुछ इस प्रकार के अनुदान लिए जाएं और उनको एक मानदेय निश्चित किया जाए, जैसे आशा वर्कर्स हैं और भी तमाम जो ANMs हैं सरकारी तंत्र में जैसे उनको मानदेय दिया जाता है, इस तरह से इनको भी दिया जाए तो ये और अच्छे तरीके से उसमें लग करके मनोयोग से काम करेंगे। नहीं, हमारा अनुभव उल्टा है जी। जब तक व्यक्ति में सेवा भाव है जी, स्वयं से करने का भाव है, तब तो भले चाहे वो कम करेगा, लेकिन जितना करेगा वो अच्छे से करेगा। और जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ और सरकारी तंत्र की जैसी रचना व्यवस्था है, हमारे प्रशासनिक स्तर जो बिल्कुल नए नए लोग रहते हैं,
कई बार उनको मालूम ही नहीं होता है कि विषय क्या है, वो केवल अपने प्रशासनिक अपने तंत्र की व्यवस्था में है, वो इस विषय को डील नहीं कर सकते। उनके समझ में सेवा भाव नहीं आ सकता, उनके समझ में एक ही चीज आती है, हम पैसा देते हैं तो हमारे ये एम्प्लॉय है। जब एम्प्लॉय का भाव आ गया तो फिर कोई जरूरी नहीं कि वो आरोग्य मित्र हैं, उनको अन्य कोई इलेक्शन में भी लगा सकते हैं, जनसंख्या में भी लगा सकते हैं, कहीं में लगाएंगे तो मुख्य काम छूट जाएगा और व्यक्ति का भाव भी हो जाएगा, मुझे सैलरी मिलती है इसलिए मैं काम करता हूँ, सेवा का भाव है आदमी ये रह जाएगा। इसलिए आरोग्य भारती में हम ले सकते हैं, हमारे लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन हम योजनाबद्ध रीति से नहीं लेते हैं, इसलिए कि हमको सामान्य व्यक्ति में सेवा भाव विकसित करना है। उसको जब आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है, तो और वो अपने गांव के लोगों के बीच में कर रहा है तो करता है। हमारे मैंने जितने भी नाम बताए, चाहे वो सेवा भारती होगी, एकल विद्यालय होगा, वनवासी कल्याण आश्रम होगा, आरोग्य भारती होगी, हर एक में कोई मानधन नहीं है। कहीं होगा तो इतना थोड़ा है कि शायद हम भी कल्पना नहीं करते कि उतने में काम चलेगा क्या, लेकिन मुख्य चीज है सेवा भाव। सेवा भाव, इसलिए आरोग्य भारती में पहला ही सेंटेंस है, आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला सेवा संगठन है। जी, अब चूंकि आयुर्वेद की बात चल रही है तो कोरोना काल में जैसे कि अभी आपने कहा कि काफी आयुर्वेद की चर्चा रही, काढ़ा की चर्चा रही और भी तमाम आयुर्वेदिक दवाओं की चर्चा रही, काफी चर्चा रही, लेकिन और असर भी हुआ। कई बार ये देखा गया कि जो काढ़ा लोगों ने पिया, अपने आप एक मनोबल तो विकसित हुआ ही, साथ ही वो एक तरह से दवा का काम किया, एक रेजिस्टेंस पैदा किया लोगों के अंदर और कोरोना से उनको दूरी बना के रखा। लेकिन आयुर्वेद ने जो काम किया कोरोना के वक्त और जो बातें हुई आयुर्वेद के बारे में, वह आयुर्वेद इस समय असफल दिख रहा है। क्यों? अपने आप को असहाय पा रहा है, क्यों? मैं अगर एक कहूं तो मेरा विषय, मेरी जो टिप्पणी है वो दूसरे अलग प्रकार की है। जी। पिछले 8 वर्षों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष एक्शंस के लिए जो काम किया है वो काम स्वतंत्रता के समय ही अगर हो जाता तो आज आयुष एक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वे सब बहुत आगे दिखाई पड़ती। 9 नवंबर सन 2014 को भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अलग बना था। एक आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री मिले थे, श्रीमान श्रीपाद नायक जी। केंद्र सरकार के सतत प्रयत्न के कारण से और उनके एक विजन के कारण से आज अगर मैं कहूं आयुर्वेद की स्थिति जितनी अच्छी हुई है पहले कभी भी नहीं हुई थी। जी। अब नहीं, इस बात एक सेकंड, जैसे किसी भी पद्धति को स्थापित करने के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए सीसीआईएम को ठीक किया उन्होंने, फिर बाद में एनसीआईएसएम का गठन किया, ऐसे सीसीएच को समाप्त करके एनसीएच बनाया, उसमें उस विषय के जानकार सेक्रेटरी को बनाया कि जो आयुर्वेद के जानकार हैं। उन्होंने इंटर मिनिस्टीरियल एमओयूज किए तो आयुर्वेद के विद्यार्थी को स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगा कि अब मैं इतने स्थानों पर नौकरी कर सकता हूं। देश के बाहर 30 से भी अधिक देश से एमओयू किया, चेयर स्थापित की। हर आयुर्वेद के विद्यार्थी को लगता है कि नहीं मैं इन देशों में भी जा सकता हूं, वहां के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। कोरोना के बीच में केवल भारत में ही उस एडवाइजरी का प्रभाव नहीं था। मैं बहुत सारी इंटरनेशनल वेबिनार्स में जुड़ा था, मैंने पढ़ा भी, मालूम भी हुआ कि अमेरिका में 65% आबादी आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी। बाद में मैंने पढ़ा कि एशिया और यूरोप के देश में 80% आबादी इसी तरह के काढ़े का प्रयोग कर रही थी।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने संजीवनी ऐप के माध्यम से कैलकुलेशन किया। उन्होंने निकाला 89% आबादी आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी, और इसलिए वर्ल्ड वाइड जो उसकी एक्सेप्टेंस थी, उसी तरह से होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम पूरे विश्व भर में, ब्राजील, स्वीडन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान तक, जर्मनी तक उसका प्रयोग हो रहा था, भारत में भी हो रहा था। तो प्रभाव को देखकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने भारत सरकार को दिसंबर 2020 में निवेदन किया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित करे। भारत सरकार ने प्रयत्न किया। पिछले 19 अप्रैल 2022 को गुजरात के जामनगर में भारत के प्रधानमंत्री जी ने WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर प्रवीण जगन्नाथ, उनके साथ मिलकर GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन उसकी आधारशिला रखी। इस की विशेषता है कि केवल भारत की ही चिकित्सा पद्धतियां नहीं है, पूरे विश्व की 170 देशों की चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन होगा, उन पर रिसर्च होगी, उनकी दवाओं के बारे में चर्चा होगी। तो इतने बड़े विजन के साथ वो सेंटर स्थापित हुआ। बल्कि अगर जिन्होंने टीवी में देखा होगा, उसी समय उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री, उनको भी ऑनलाइन कनेक्ट किया था। और दूसरे दिन आयुर्वेद के क्षेत्र में भी या आयुष सेक्शन के लिए भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है। 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में गुजरात के गांधीनगर में समिट हुई, लोग आए। तो आयुर्वेद की स्थिति पिछले समय की तुलना में आज बहुत अच्छी है, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, एजुकेशन वाइज, रिसर्च वाइज, स्पेक्ट्रम वाइज, स्कोप वाइज। जी, आपने जो बताया कि आयुर्वेद का, आपके मुखार बिंदु से जो आयुर्वेद के बारे में निकला, ऐसा लगा कि इसका भविष्य उज्जवल है। भले ही अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन मैं एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। ग्रामीण क्षेत्र में है जी, लेकिन वहाँ की धारणा अलग है जी। बिना इंजेक्शन के हम ठीक नहीं हो सकते जी, इसलिए वो धारणा को ठीक करना जी। अंतिम। तो यही हमारा अंतिम प्रश्न था कि उस धारणा को ठीक करने के लिए आरोग्य भारती आगे आ रही है, और जब आगे आ रही है तो आरोग्य मित्र के माध्यम से आ रही है, जहां तक मेरी समझ है। तो मैं चाहता हूं कि ये आरोग्य मित्र जो हैं, इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर अगर आरोग्य भारती ध्यान देती तो जल्दी से यह धारणा लोगों के अंदर बैठ जाती। कब तक जी ये मैं जानकारी देता हूं। जी, केवल आरोग्य मित्र ही नहीं है जी, मैंने कहा 24 अलग अलग प्रकार के काम हैं जी, जो समाज के अंदर काम करते हैं, और उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है। जी। जैसे अब महिला कार्य है, महिला कार्य नगर में भी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में भी है, नगर में भी है। तो ये सारे वर्ग काम करते हैं। स्वस्थ ग्राम योजना है कि हम एक ग्राम को अडॉप्ट करते हैं, उसको एक स्वस्थ ग्राम का मॉड्यूल बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वे अपने गांव की तरह दूसरे गांव में सेवा कार्य करें। मल्टीप्लाई नेटवर्किंग है जी। लेकिन ये सुचारू नहीं हो पा रहा है, इसको नहीं है, जी, है जी, बराबर है, बराबर। सामाजिक कार्य धीमे धीमे ही बढ़ते हैं जी, सामाजिक कार्य बहुत तेजी से नहीं बढ़ते। जी। जो कार्य धीमे धीमे बढ़ेगा वो स्थायी होगा, और बहुत तेजी से बढ़ेगा तो रुक भी सकता है और ये रुके ना, और ये रुके ना, बराबर चलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आरोग्य भारती शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, और किस तरह से वन नेशन वन हेल्थ कार्यक्रम को भी गति प्रदान कर रही है।
तो आज इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।